कंपाउंड है, एसीटोन है, ठीक है। अब ये इसके ऊपर हाई इलेक्ट्रॉन बीम डालेगा तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, देखो ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, या तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दे देगा, एक मतलब जो एक लॉन पेयर है वो दे देगा, और यहाँ पे क्या देगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा CH3, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लीव हो जाएंगे। ये क्या बना हमारे पास, रेडिकल केटायन बना, ठीक है। या फिर इसके पास क्या चांस है, ये ले लेगा ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा CH3 एंड CH3, तो ये क्या बना, रेडिकल एनायन बना, ठीक है। या फिर ऐसे कैसे रह जाएगा, न्यूट्रल रह जाएगा। तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो जाएगी, या तो कैटायन बन जाएगा रेडिकल, या एनायन बन जाएगा, या फिर वो न्यूट्रल रह जाएगा, ठीक है। तो ये फिलामेंट क्या करता है, इसको इन तीनों में चेंज कर देता है। और ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास रिपेलर प्लेट। रिपेलर प्लेट जिसका चार्ज कौन सा है, ये पॉजिटिव चार्ज की होती है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, देखो यहाँ पे हमारा बना कैटायन बन गया, एनायन बन गया और न्यूट्रल बन गया। तो जो एनायन है वो तो इसने अट्रैक्ट कर लिया रिपेलर प्लेट ने, ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रल है ये यहाँ पे वैक्यूम से बाहर चले गए, ठीक है। वैक्यूम से जो न्यूट्रल वाले थे वो बाहर चले गए, और जो एनायन थे वो रिपेलर प्लेट ने अटैक कर लिया, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो यहाँ पे कैटायन है ये फर्दर आगे जाएंगे, और यहाँ पे मतलब क्या होगा, ये एक्सेलरेट होंगे फर्दर। ये क्या हमारे पास एक्सेलरेटिंग प्लेट है, ठीक है। ये इसको एक्सेलरेट करवा देंगे आगे। उसके बाद ये मास एनालाइजर है, डिफरेंट मास होएगा, तो यहाँ पे मतलब जो फ्रेगमेंटेशन है, यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन भी हो जाएगी। जैसे ये है, ये यहाँ से ब्रेक कर जाएगा तो हमारे पास इतना बचेगा, तो यहाँ पे वो भी हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या है, मास एनालाइजर है, तो ये यहाँ पे जाएंगे। अब एक यहाँ पे मान लो आप सपोज कोई भी मेटल है, ठीक है, मॉलिक्यूल लगा लो, वो उसने इलेक्ट्रॉन बीम उसके ऊपर गिरी, उसके बाद क्या हो गया, वो कैटायन या एनायन कुछ भी बन गया। हम स्पेशली इसमें यूज करते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में, हम पढ़ते हैं कैटायंस को। तो कैटायंस गिरा, उसके बाद ये एक्सेलरेट हो जाएगा, उसके मतलब एक्सेलरेट होगा और ये फर्दर फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा। F1 और F2 फ्रेगमेंट मान लेते हैं, ठीक है। इसका मास M1 मान लेते हैं, इसका मास M2 मान लेते हैं। तो एक यहाँ पे गिर जाएगा, एक यहाँ पे गिर जाएगा, ऐसे फर्दर कितने फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं, एक यहाँ पे गिर जाएगा, कि कोई भी कहीं पे भी गिर सकता है, ठीक है। ये इसका प्रोसेस है। इसके प्रोसेस में क्या अब यूज होता है, स्टेप हम देखते हैं। देखो पहले तो हमने सैंपल डाला, तो क्या हुआ, सैंपल इंजेक्शन हुआ। उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे पास, सैंपल इंजेक्शन, क्योंकि हमने सैंपल डालना है यहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो भी गैस में चेंज होगा, मतलब क्या हो गया, वेपराइज हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन हो गया हमारा। इससे नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। उससे जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे क्या बोला था मैंने, कि ये इसको अट्रैक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे जो हमारे पास किया है फ्रेगमेंट्स है, वो फ्रेगमेंट्स टूट जाएंगे इसके। तो यहाँ पे क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद क्या हो गया, एक्सेलरेटिंग प्लेटें यहाँ से एक्सेलरेट हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये जो मास एनालाइजर, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफ्लेक्शन। उसके बाद ये क्या, मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, यहाँ पे डिटेक्शन प्लेट है हमारी, तो मास स्पेक्ट्रोमेट्री में जाएगा, तो ये क्या होएगा, मास स्पेक्ट्रोमेट्री में गए, उसके बाद जो फर्दर क्या हो गया, डिटेक्ट हो गया, और यहाँ पे हमें एक स्पेक्ट्रा मिल जाएगा, ठीक है। और जो स्पेक्ट्रा होता है ये कैसे होता है, देखो ये स्पेक्ट्रा ऐसे बनता है। यहाँ पे तो हम लिखते हैं M/Z रेशियो, और यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं रिलेटिव इंटेंसिटी, कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ठीक है। अब यहाँ से एक फॉर्मूला आता है जो इंपॉर्टेंट है हमारा, तो यहाँ से ग्राफ बन जाएगा कि मास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, इसके अकॉर्डिंग एक पीक बन जाती, मतलब पीक्स मिल जाती है हमें। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है, M/Z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि अगर मास ज्यादा है तो रेडियस ज्यादा होगी, और जो डिफ्लेक्शन है हमारी वो क्या होगी, कम होगी। इसको हम अपने इंस्ट्रूमेंट में जो हमने एग्जाम्पल देखा था उससे देखते हैं। देखो लेट्स सपोज कि M1 का मास बहुत ज्यादा है M2 से, और उसका मास ज्यादा है M3 से, हमने सपोज किया यहाँ पे। तो मास ज्यादा है तो R1 रेडियस ज्यादा होगी R2 से R3 से। तो समझने के लिए हम इसको मान लेते हैं 0 पॉइंट, तो ये क्या होगी R1, इसको मान लिया हमने R2, और ये मान लिया हमने R3, ठीक है। अब हमने क्या बोला, R1 ज्यादा है, तो R1 तो ये ज्यादा हुई, तो हमें इसको R1 मानना पड़ेगा, इसको R2, और जो स्मॉल वाली है इसको हमें R3 मानना पड़ेगा, ठीक है। तो ये R3 होगी। मास ज्यादा किसका हो, मतलब M1 का मास ज्यादा हो गया तो रेडियस भी ज्यादा होगी। M1 का मास ज्यादा तो इसकी ये वाली रेडियस होगी, मतलब ये यहाँ पे गिरेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग रेडियस देख ली हमने। अब डिफ्लेक्शन क्या होता है, जो अगर ये जितनी दूर जाके गिरता है ना उतनी डिफ्लेक्शन कम होती है हमारे पास। अगर ये यहाँ पे गिरेगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी। अब इसको स्लोप के अकॉर्डिंग भी देखते हैं ना, जैसे हम कि ये हमारा स्लोप बनाया होता है, एक हमने ये, तो अगर हम यहाँ से बॉल गिराते हैं तो एक यहाँ से गिराते हैं, एक यहाँ से गिराते हैं, ये ए,
पाथ है, ये बी पाथ है। तो जो बी पाथ है वहां से बॉल नीचे जल्दी गिरते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि इसका स्लोप ज्यादा है। तो वैसे ही हम इसमें बोलेंगे कि अगर बॉल यहाँ से गिराएंगे हम तो यहाँ पे लेट गिरेगी बॉल और यहाँ से जल्दी गिरेगी बॉल, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो गया। तो अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो हम क्या कहते हैं कि हमारा मास कम है, और यही हमने देखा था कि मास बहुत कम है क्योंकि रेडियस कम है। देखो यहाँ पे हमने देखा था ना कि मास ज्यादा, रेडियस ज्यादा, डिफ्लेक्शन ज्यादा। तो वही हमने यहाँ पे देख लिया कि मास यहाँ पे कम है, रेडियस कम है, तो डिफ्लेक्शन हमारी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, ठीक है। ये थी इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन और इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला। अब हमें देखते हैं एक एग्जाम्पल। देखो ये हमारा एक एग्जाम्पल है, इसमें हम बताने की मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है। तो हम कैसे देखेंगे, देखो ये क्या है 16O2 पॉजिटिव। तो हम यहाँ से मास निकालेंगे, मास के 2 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो 16 × 2 या 60 + 16 कर सकते हैं, यहाँ से आएगा 32। तो z कैसे निकालेंगे, z क्या होता है हमारे पास चार्ज कितना है स्पेस किस पे, +1 चार्ज है, तो m/z रेशो निकालेंगे हम यहाँ से कितनी 32/1, मतलब 32 हमारे पास m/z रेशो आ गई इस वाले की। उसके बाद हमारे पास क्या है 16O2 2 पॉजिटिव। यहाँ से मास क्या हो गया 16 × 2 = 32, और z क्या हमारे पास कितना चार्ज है +2 का, तो +2 लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ से निकालेंगे m/z रेशो कितनी आई 32/2 = 16। अब हमने जो पीछे फॉर्मूला देखा था, हमने क्या देखा था, m/z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r² और इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमने देखना है कि m/z रेशो किसका ज्यादा है, m/z रेशो किसका ज्यादा है, ये a है और ये b है, ठीक है। m/z रेशो ज्यादा है a का, m/z रेशो है जो a का ज्यादा है m/z रेशो b से। तो जिसका m/z रेशो ज्यादा होता है उसकी डिफ्लेक्शन कम होती है, तो मतलब a की डिफ्लेक्शन कम होगी b से। और हमें क्वेश्चन क्या बताना था कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन कर रहा है, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कौन करेगा, बी, मतलब जो 16O2 2 पॉजिटिव है इसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा होगी 16O2 पॉजिटिव से, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया हो। आगे बाकी का फर्दर हम फर्दर लेक्चर्स में करते हैं। ओके, थैंक यू।